हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशंस। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अब इसको बोलते हैं जो लोकल लैंग्वेज में कि घर बसाने का केस। व्हेन द आइदर द हस्बैंड और वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज हैज़ विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, मतलब अदर की किसकी, हस्बैंड वाइफ की, और वाइफ हस्बैंड की। सोसाइटी को क्या करती है, बिना रीजनेबल ग्राउंड के क्या करती है, विड्रॉ कर लेती है सोसाइटी से। सोसाइटी मीन्स क्या हो गया, इसके अंदर सोसाइटी का मतलब ये नहीं हुआ कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो लिविंग रिलेशन है उनके बीच में, लिविंग रिलेशन है उससे अलग हो रहे हैं वो। When either the husband or wife has without reasonable excuse withdraw from the society of other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition, that there is no legal ground why the application शुड नॉट बी ग्रांटेड, मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अकॉर्डिंगली। क्या कहा गया इसके अंदर कि अगर हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के विड्रॉ कर लेती है लिविंग रिलेशनशिप को, तो उस केस में एग्रीड पार्टी कौन होगा, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। मे अप्लाई बाय द पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डाल के अप्लाई करेगी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। किस लिए कि जो कंज्यूगल राइट्स थे हमारे और सोसाइटी से विड्रॉ किए गए थे उन्हें रेस्टिट्यूट किया जाए, मतलब रिस्टोर किया जाए। एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन, जो पिटीशन के अंदर जो भी, अगर कोर्ट पिटीशन के अंदर जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके बिहाफ पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा, रेस्टिट्यूशन की डिक्री कर सकता है, में है। अगर लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो वो डेट देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन की जो है उसे ग्रांट नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है इसका, वेयर अ क्वेश्चन अराइज वेदर देयर हैज़ बीन रीजनेबल एक्सक्यूज़। रीजनेबल एक्सक्यूज़ के बारे में कहता है, अगर लगता है कि रीजनेबल एक्सक्यूज़ है विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रूफ रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन के ऊपर होगा, उस पर्सन के ऊपर होगा जिसने विड्रॉ किया है, कहाँ से, उस सोसाइटी से, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रिलाई करेगा। आगे सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। जुडिशियल सेपरेशन, आइदर द पार्टी टू अ मैरिज वेदर solemnized before or after the commencement of this act may present a petition praying for a decree for judicial separation of any of the ground
स्पेसिफाइड इन सब क्लोज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। अब 13 के जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके बिहाफ पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। और वो ग्राउंड कौन से हैं उसके अंदर बोला गया है जो सबसेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट है एडल्ट्री, फर्स्ट ए में क्रुएल्टी, फर्स्ट बी में डेजर्शन है, और आई थिंक सेकंड में कन्वर्जन, थर्ड में अनसाउंड माइंड, और फिफ्थ में वेनेल डिसीज, और सिक्स्थ में रिनाउंस दी वर्ल्ड, और सेवन्थ में 7 साल से जिसको किसी ने सुना ना हो वो। इन ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की जा सकती है। एंड इन द केस ऑफ अ वाइफ के केस में ऑन एनी ग्राउंड ऑफ दिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 देयर ऑफ ग्राउंड ऑफ विच द पिटिशन डिवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। और वाइफ के पास जो सेक्शन 13 के सब क्लोज 2 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो वाइफ के पास एक्स्ट्रा ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के लिए भी और जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी। सेकंड सबसेक्शन 2 वेयर अ डिक्री फॉर अ जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई, इट शैल नो लॉन्गर बी इट शैल नो लॉन्गर बी ओब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। तो उसमें क्या होगा, एक बार जुडिशियल डिग्री सेपरेशन की अगर पास हो जाती है तो फिर पार्टीज़ के बीच में कोहैबिट नहीं होगा, लिविंग रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पिटीशन ऑफ आइदर पार्टी एंड बीइंग ऑन सेटिस्फाइड द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन रिजाइंड, क्या कर सकती हैं, रिजाइंड द डिक्री इफ़ द कंसिडर इट जस्ट रीजनेबल टू डू सो। वो क्या कर सकते हैं, उस डिक्री को अगर एप्लीकेशन आ जाती है किसी आइदर पार्टी, कोई सी पार्टी की एप्लीकेशन आ जाती है और सेटिस्फाई हो जाती है कोर्ट कि ये इस डिक्री को रिसाइंड मतलब ख़त्म कर दिया जाए, इट कंसीडर इट जस्ट में रीजनेबल टू डू सो, और कोर्ट को जैसा रीजनेबल लगे कोर्ट वैसा कर देगी। आगे सेक्शन 11 जो बात करता है वॉइड मैरिज की। अब वॉइड मैरिज कौन कौन सी मैरिज वॉइड होंगी, इसके अंदर एनी मैरिज, कौन सी मैरिज, एनी मैरिज सोलमनाइट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड मे ऑन द पिटीशन presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in the clause 1st, 4th और 5th of the clause 5th। फर्स्ट के अंदर क्या बात बोली गई है, फर्स्ट के अंदर बोला गया है नाइदर पार्टी, कोई भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। और सेकंड फोर्थ है ये, फोर्थ के अंदर बोला गया है कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज होगी, प्रोहिबिटेड डिग्रीज नहीं होनी चाहिए, और फिफ्थ में है स्पिंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। इनके बीच में करी गई शादी क्या होगी, वॉइड। आगे आता है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज मतलब वॉइड एबल, वॉइड का मतलब शून्य, वॉइड का मतलब शून्य, शून्य करने योग्य, वॉइड करने योग्य जो मैरिज होती है उसे बोलते हैं वॉइडेबल मैरिज। एनी मैरिज सोलमनाइट वेदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely grounds क्या क्या हैं, a that a marriage has been consummated owing the imprudence of the respondent। कब होगी मैरिज वॉइडेबल, जब ये इसके अंदर मिस्टेक है, ये इम्पोटेंसी है,
इम्पोटेंसी मतलब कि जिसे बोलते हैं नपुंसक। कब की जा सकती है? जब कोई भी पार्टी इम्पोर्टेंसी की उसमें हो, कंडीशन में, द मैरिज इज कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज सेकंड ऑफ द सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो सब क्लोज 2 में दिया हुआ है सेक्शन 5 के, उसके अंदर क्या रेलिवेंसी है? कंसेंट। कंसेंट किसी भी पर्सन की कंसेंट, वो कंसेंट इनकेपेबल है कंसेंट देने के लिए या फिर कैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, बट मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, उस केस में मैरिज वॉइडेबल होगी और उसे इंसेनिटी के दौरे पड़ते हों, उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी मैरिज को वॉइडेबल कराया जा सकता है। सी द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर वेयर द कंसेंट इज गार्जियन in the marriage of the petitioner was required under section 5 issued immediately before the commencement of the child marriageization restraint and the consent of such guardian was obtained by force। ये by force, अगर consent by force लिया गया है, by fraud लिया गया है, nature of ceremony, material effects or the circumstances concerning the respondent। अगर petitioner की consent जो है ना और उसके गार्जियन की कंसेंट है, अगर फ्रॉड से या उससे ऑब्टेन की गई है, तब भी उससे क्या कर सकते हैं? वॉइडेबल करा सकते हैं शादी को। डी में द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। सम अदर पर्सन कौन? पिटिशनर जिससे उसकी शादी हो रही है उससे अलग। अगर वुमेन जिससे उसकी शादी हुई है वो प्रेग्नेंट हो किसी अलग पर्सन से, तब भी शादी वॉइडेबल करा सकते हैं। सबसेक्शन 2 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज। पिटिशन कब नहीं लाया करेगी? ए ऑन अ ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन। कब नहीं होगी? सी में क्या दिया हुआ है? बाय फ्रॉड और फोर्स से जो भी कंसेंट ऑब्टेन की गई है, उस केस में पिटिशन लाई नहीं करेगी। कब? इफ द पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड। 1 ईयर का टाइम होगा, फोर्स सीज होने के बाद पिटिशन नहीं डलेगी। एज द केस में द फ्रॉड वाज हैज बीन डिस्कवर्ड। जिस दिन फ्रॉड डिस्कवर हुआ उसके विद इन 1 ईयर पिटिशन डलेगी। आफ्टर द 1 ईयर पिटिशन नहीं डल सकती। सबसेक्शन 2 का क्लोज 2 द पिटिशन हैज विद हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज ए हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट एज द केस में बी द फ्रॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड। या फिर दोनों पार्टी को फ्रॉड का पता चल चुका है, पार्टी को मतलब जिस पार्टी के साथ में फ्रॉड हुआ था उस पार्टी को फ्रॉड का पता चल चुका है और उसके बाद उस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो साथ में रह रहे हैं, उस केस में भी ये एक्सेप्शन है उसकी कि इन ग्राउंड्स पर पिटीशन नहीं फाइल होगी। क्लोज बी ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड क्लोज डी। अब क्लोज डी के अंदर क्या दिया गया था कि वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है सम अदर पर्सन से, तो उस केस में क्या होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एलेज्ड। वो उस फैक्ट से इग्नोर था, उसने वो फैक्ट को इग्नोर नहीं था, इग्नोर कर दिया था। सेकंड, द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ अ मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर
ऑफ सच कमेंसमेंट एंड द केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, या फिर विद इन 1 ईयर कर सकता है वो उस फैक्ट के ही, अगर उस फैक्ट को जानता है जिस दिन उसको पता लगा, या फिर इस कमेंसमेंट जिस फैक्ट की कमेंसमेंट हुई है ना उसके विद इन 1 ईयर कोई ऐसी थी। थर्ड, द मटेरियल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर हैज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सैड ग्राउंड। मटेरियल इंटरकोर्स के टाइम में जो पिटिशनर था उसकी कंसेंट थी, तो ही हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस डिस्कवरी, तो पिटिशनर एग्जिस्टेंस सैड ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे भी क्या करेगा, वो नहीं कर सकता। आगे ये हम सेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।